जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। अंग्रेजी में कहावत है, अ ट्रू अल्केमिस्ट डू नॉट चेंज लीड इनटू गोल्ड बट दे एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड इनटू वर्ड्स। और वाकई जो हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने अपने शब्दों के ज़रिए कई एक ऐसी जज्बा रखा है जिससे ना सिर्फ दुनिया बल्कि लोगों के नज़रिया वो बदल सकते हैं। 17 साल की कम उम्र में एक नहीं बल्कि 7 पुस्तकें इन्होंने लिखी है, और जितनी लंबी इनकी पुस्तकों की लिस्ट है उससे ज़्यादा लंबी इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट है। बुक ऑफ द ईयर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ द ईयर जैसे कई ऐसे शीर्षक है जिनसे इन्हें नवाजा गया है। आज के समय में लोगों के लिए और ख़ासकर यूथ के लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे लेखक कल्याण कुमार का। कल्याण, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जैसे कि हमने कहा 17 साल, कई बार हम कहते हैं कि टीनेज है, बच्चों को उतनी समझ नहीं होती, और उस इतने कम उम्र में आपने अभी तक 7 बुक लिख ली है। मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी खैर जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी है लिखने की, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो लिखने का शौक़ मुझे शुरू से ही था। मैंने 5 क्लास से ही लिखना शुरू किया था, और 8 क्लास में जब मैं पहुंचा 2018 में, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी बुक पब्लिश करूंगा। पर स्टार्टिंग के 3 इयर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। पब्लिशर ढूंढने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। तो जितना आसान मैंने उसे सोचा था वो उतना आसान उतना वो था नहीं। तो फिर 2021 में मुझे जाके फाइनली पब्लिशर्स मिले, और तमिलनाडु से एक पब्लिकेशन एजेंसी ने मुझे कांटेक्ट किया, और 2021 में मेरी पहली पुस्तक द मैजिक ऑफ वर्ड्स, जो कि एक पोएम से जुड़ी पुस्तक थी, वो प्रकाशित हुई। और 1 महीने के अंदर ही मेरी जो दूसरी पुस्तक थी मेरी मंजिल, जो कि हिंदी पोएम्स से रिलेटेड थी, वो फिर प्रकाशित हुई। 3 महीने के भीतर ही मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, और उस प्रोजेक्ट में मैंने हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल के लिए बुक लिखा। तो वो एक हिस्ट्री से जुड़ी पुस्तक थी, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में पढ़ाई जा रही है, और कक्षा 9 और कक्षा 10 के कोर्स बुक की तरह उसे पढ़ाया जा रहा है। और मेरी चौथी पुस्तक द आर्ट ऑफ पोइट्री, उसे द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बुक का अवार्ड तमिलनाडु से मिला। इन सब उपलब्धियों के बाद मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट जो कि न्यूयॉर्क से मिला, वो मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था। उस पर मैंने न्यूयॉर्क के कई फेमस राइटरों के साथ काम किया, और मुझे शीर्षक दिया गया था द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर खोज करके उसके लिए लिखने के लिए। तो मैंने उस पर काम किया, और फिर 6 महीने के भीतर मैंने उस पुस्तक को भी लॉन्च किया। वो पुस्तक भारत में तो लॉन्च नहीं हो पाई, पर वो न्यूयॉर्क में उसने काफ़ी धूम मचाई। तो फिर मुझे उसके लिए बेस्ट बुक ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया, और वो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी। नॉमिनेशन खुद में ही एक बहुत बड़ी बात थी। फिर 1 महीने के भीतर उसका रिज़ल्ट आया, और मुझे 2nd स्थान प्राप्त हुआ था। तो उससे बड़ी बात मेरे लिए हो नहीं सकती। उसके बाद मैंने और 2 बुक लिखी, जो कि पोएम से जुड़ी थी। एक इंग्लिश द अनसेड फीलिंग्स, और दूसरी एक हसीन सफ़र, जो कि हिंदी पोएम से रिलेटेड है। तो मेरी सारी पुस्तकें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। तो जितना, क्योंकि मैं तो खुद अचंभे में हूँ कि इतने ऐसे टाइमलाइन में ऐसा भी नहीं है कि आप एक जॉनरा का बुक लिख रहे हैं, आप पोएम्स लिख रहे हो, उसके बाद फिर आप सोशल इश्यूज़ पे, पॉवर्टी इन इंडिया पे आपने बुक लिखा है, जो कि एक अलग ही एरिया है पूरी तरीके से। फिर आपने हिमाचल के एक स्कूल के लिए हिस्ट्री, एक टेक्स्ट बुक लिखा है, जो मुझे लगता है कि अगेन एक बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हॉराइज़न है सब पूरी तरीके से अलग अलग है। किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अभी आप पोइट्री पे काम कर रहे हैं ना, उसके बाद अगर आप दूसरे एरिया पे जाएंगे तो शायद वो जो शिफ्ट है वो क्या डिफ़िकल्ट होता था? किस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर करते थे? हाँ, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मतलब अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं, आप पोइट्री लिख रहे हैं, और अचानक से आपको दूसरा जगह शिफ्ट करना पड़े, तो आपको पूरा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पर मैंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से अडेप्ट किया। हाँ, शुरू में दिक्कतें हुई, पर मैंने उस चीज़ को सीखा कि उसे कैसे अडेप्ट करना चाहिए, और सीखने से ही आप अच्छे बनते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस चीज़ को सीख के उसे करके तो अभी कोई दिक्कत नहीं होती। अब उस चीज़ को मैं आसानी से अडेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये जो राइटिंग का आपका प्रोसेस रहता है, इसमें क्या, क्योंकि अभी जैसा हमने कहा कि काफ़ी यंग है अभी आप,
है ना? तो किसी ऐसा टाइम जब कोई आपको गाइड कर रहा है, या क्या कुछ नुआंसेस हैं अगर आप लिख रहे हैं, या फिर क्या कुछ फॉर्मेट में लिखना है, तो ये गाइडेंस आपको कौन देते हैं? किस तरीके से थोड़ा बेटर कर सकते हैं राइटिंग? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हो? गाइडेंस मुझे मेरे दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड करते हैं, और जो एडिटर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ मैं उनके साथ कांस्टेंट टच में रहता हूँ। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलता है। वो मुझे काफ़ी सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है और कहाँ और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा काम करना है। तो गाइडेंस हमेशा वहाँ से अच्छे से मुझे मिल जाता है। आपने कहा कि 5 क्लास से ही आप पोएम्स उतने कम उम्र से ही आप लिख रहे हो, लेकिन 8th एक ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि अब मुझे पब्लिश, ये जो मेरे पास कलेक्शन है इसे पब्लिश होना चाहिए। उस वक्त क्या आपने किसी से बात की? क्योंकि हमें करना तो है, लेकिन हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे बुक कैसे पब्लिश करना है, किससे बात करना है। उस वक्त ये सब कुछ किस तरीके से आपने फिगर आउट किया? नहीं, सच बताऊँ तो मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। अच्छा। मैं खुद से ही लिखता था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। तो 8 क्लास तक जैसे मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हो गए थे, पर 8 से 11 तक जब मैं आया 2021, तो जो 3 साल मैंने फेलियर झेले, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है। मुझे ये लगता था कि ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा, पर उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, और एंड में जाके वो हुआ। वो बहुत अच्छी बात थी, पर वो 3 साल बहुत ही मुश्किल वाले थे, क्योंकि उस वक्त पे उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं थी कि कैसे हैंडल किया जाता है फेलियर्स को। तो चाहता था कि जो कर रहा हूँ उसमें जल्दी सक्सेस मिल जाए। तो एक चाह शुरू से थी, पर 3 साल बहुत ही मुश्किल थे। तो जैसा आपने कहा कि वाकई उस वक्त आप काफ़ी कम उम्र में हैं, अगर हमें कुछ समस्या हो भी रही है तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या निदान है। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी उस वक्त रहा होगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वैसा कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। उस टाइम पीरियड में आपने किस तरीके से कोप किया? क्योंकि इवेंचुअली बाउंस बैक तो आपने किया कल्याण, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप उभर कर आए, लेकिन उस पीरियड को आपने किस तरीके से फेस किया और फिर उससे रिकवर कैसे किया आपने? तो काफ़ी मुश्किल था शुरू में। मतलब जैसा मैंने कहा कि उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी, तो चाहता था कि जल्दी सक्सेस मिल जाए। पर फिर अब मैंने बहुत बार गिव अप भी किया है, मैं सच बताऊं तो। पर जब भी मैं गिव अप करता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी चीज़ को बीच में छोड़ूं। तो मैंने बार बार बाउंस बैक किया, जैसा कि आपने कहा। तो मैं चाहता कि जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ को मैं कंप्लीट करूँ। तो जैसा मैंने कहा कि सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले किया, मेरे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले किया। वो हमेशा मुझे कहते थे कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कि मोटिवेशन वहाँ से मिलता था। तो उसने काफ़ी मदद की, उस चीज़ ने काफ़ी मदद की, और अभी वो चीज़ हो रही है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा कि आपने शुरुआत पोएट्री से की, हिंदी पोएट्री, फिर आपने अंग्रेज़ी में भी लिखा है पोएट्री। क्या कुछ प्रेमाइस रहा इसका, या फिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? किस तरीके से क्या आपकी इमेजिनेशन रही, या फिर कुछ अपने लाइफ से आपने इंस्पिरेशन ली? किस तरीके से क्या कुछ उस पोएट्री में क्या थीम रहा उसका? नहीं, पोइट्री का बेसिक थीम ये रहता है कि जो मेरे आसपास चल रहा है या जो मेरी निजी ज़िंदगी में गुजर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के इर्द गिर्द मैं अपनी पोइट्री बनाऊँ। तो जो अपनी फीलिंग्स होती है या आसपास जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं उसी को लिखता हूँ, और वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि बहुत के उससे रिलेट कर पाते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने अपनी पोइट्री की थीम बनाई थी, और अभी भी मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। तो लोग उसे काफ़ी प्यार देते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा आपने कहा कि अप्रिशिएशन जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में जैसा आपने कहा कि आपने किसी से ये बात भी नहीं की इस बारे में जब आप पब्लिकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है जो हमें लगता है कि क्या पता हम फुलफ़िल नहीं कर पाएँ। इवेंचुअली कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जब आपको लगा कि जो आपकी एफर्ट्स है ना, जिस तरीके से आपने इतना वक्त दिया है राइटिंग को, उसको रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ है, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया है? किस तरीके से पता चला? कोई ऐसे खास लोग जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया हो, जो कि आपके लिए काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, या फिर आपको इंस्पायर करने में काफ़ी रोल रहा हो उसका? तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी जो पहली पुस्तक थी, तो उसे उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि वो मेरी पहली पुस्तक थी, वो पब्लिश हो गई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर जो मेरी दूसरी पुस्तक थी, मेरी मंजिल, उसे 2 कंपनीज़ ने ख़रीदा था शुरू में। तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि 2 कंपनीज़ खरीद रही है आपकी पुस्तक, और वो भी एक बल्क में, बहुत ज़्यादा स्टॉक में।
तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और फिर हाँ, बाकी लोगों का फिर काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि सभी लोग देखने लगे, सभी लोग मेरी पुस्तक पढ़ने लगे, तो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी। तो कोई कोई मैसेज करके बोलने लगे, कोई कॉल करके बोलने लगे, कोई घर आते थे मिलने, तो वो सब काफ़ी अच्छा एक फीलिंग्स आने लगा। फिर उसके बाद वो सब को लेके मैंने और पुस्तकें लिखना चालू किया। उस सब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिला था। बिल्कुल। जिस जब लोगों का साथ मिलता है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उसका हमारे लाइफ में होता है। इस टाइम तक आप पोएम्स लिख रहे थे, लेकिन जो आपका नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट रहा था वो था जब आप टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री बुक स्पेशली जब आप उस पर काम कर रहे थे, पोएम्स, उसकी आपने कहा थीम्स बेसिकली आपने जो अपने लाइफ में देखा है या फिर आपने जो एक्सपीरियंस किया वहाँ से डिराइव किया। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक लिखने बैठे होंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं था जो शायद आप अपने से बना कर डाल दो या फिर अपनी इमेजिनेशन से कुछ लिख दो। वो आपको पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड, आप जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, और क्योंकि वो आपके लिए था भी बहुत न्यू वो एक्सपीरियंस, वो पीरियड आपने किस तरीके से सब कुछ फिगर आउट किया? कोई उस वक्त भी आपको गाइड कर रहा था कैसे लिखना है? क्या कभी रिजेक्शन भी मिली जब आप उस टेक्स्ट बुक पे काम कर रहे थे? वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, वो शिफ्टिंग, वो मैंने पहली बार शिफ्ट किया था पोएम से एक कोर्स बुक लिखने के लिए। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और वो भी एक स्कूल के लिए बुक लिखना, वो काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए। तो हिस्ट्री से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट के जैसा रहा है स्कूल पे। तो रिसर्च मैंने बहुत किया उसके ऊपर। 4 महीने में मैंने बुक कंप्लीट की थी, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो उस मुकाम पे नहीं था, उस लेवल पे नहीं था कि उसे स्कूल पे चलाया जा सके। फिर 2 महीने मैंने एडिशनल लिए और फिर मैंने उस पर चेंजेस किए, उस पर बदलाव किए, और फिर जाके उसे एक्सेप्ट किया गया। तो वो एक कोर्स बुक, उसमें क्वेश्चन आंसर जैसे बेसिकली एक बुक में होता है, तो वैसे उस टाइप से वो बुक है। और उस बुक को अभी हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में चलाया जा रहा है। तो वो काफ़ी प्राउड फीलिंग है वो मेरे लिए, कि मेरी पुस्तकों को स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। बिल्कुल, उससे सीख रहे हैं, और जो हमारे देश के फ्यूचर है वो तैयार हो रहे हैं आपकी पुस्तकों को पढ़कर। वाकई खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। आपने बताया जो पोवर्टी इन इंडिया की हम बात करें, तो वो ये एक ऐसा टॉपिक था जो आपको उन्होंने असाइन किया था, जो न्यूयॉर्क पब्लिकेशन से आपको ये टॉपिक असाइन हुआ था और इस पर आपको काम करना था। लेकिन अगेन फिर ये अलग से एक शिफ्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्ट्स भी डालने हैं, लेकिन आप उस सामाजिक समस्या को किस तरीके से देख रहे हो आपको वो भी डिपेक्ट करना है, और आपने वैसा कुछ अभी तक लिखा नहीं था, है ना। तो वो कैसा कुछ प्रोसेस रहा था? गाइडेंस किस तरीके से आपको मिली, उस प्रोसेस में कैसे आपको मदद मिली, और क्या उसको शुरू से अंत तक क्या प्रोसेस रहा पॉवर्टी इन इंडिया को लिखने का? पॉवर्टी इन इंडिया मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था, तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि बाहर के राइटर्स के साथ काम करने का मौका मिलता। पर जैसा कि आपने कहा कि वो बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही अलग चीज़ थी। तो उसके ऊपर मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई, और एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो चुकी थी। पर फिर जो राइटर्स थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिखाया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, और फिर उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे क्या क्या काम करना है। तो फिर उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए मैंने उस पुस्तक को कंप्लीट किया। मुझे 3 से 4 महीने उस पुस्तक को कंप्लीट करने में लगे, और वो उस पुस्तक के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे देश में पॉवर्टी किस एक्सटेंट पे है, कितनी ज़्यादा लेवल पे है। तो उस पुस्तक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, वो एक लर्निंग फेज काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। और उस पुस्तक को लोगों ने इतना प्यार दिया, भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कहा आपने एक बात, कि आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि एक समस्या को आपने पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझने का आपको मौका मिला। पॉवर्टी हमारे लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी इशू रही है, खासकर हमारे राज्य में भी अगर हम बात करते हैं। जब आप ये रिसर्च आपका प्रोसेस चल रहा था, या जब आप इस पुस्तक पर काम कर रहे थे, पॉवर्टी के क्या कुछ एस्पेक्ट्स थे जिसको समझने में आपको मदद मिली? कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो शायद पहले आपने उतने ध्यान से देखा ना हो या उसकी समझ नहीं हो, लेकिन इस प्रोसेस में आपको वो समझ मिली, खासकर अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी जो एक चीज़ है, जो समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, खास करके जैसे आपने कहा हमारे राज्य में। तो जैसे मैं आसपास देखता था, जैसे गांव में आप चले जाएं तो आप देखते हैं उस चीज़ को, ज़्यादा करीब से देखते हैं। तो उस चीज़ को मैं देख के मैं उसे ऑब्ज़र्व करता था। पर जैसा कि आपने कहा कि जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये हमारे देश में
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। तो फिर उस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया और फिर मैंने उसके ऊपर बुक लिखी और मुझे मदद मिली। मैं जाता था, मैं ऑब्ज़र्व करता था लोगों के, उनके रहन सहन को। हाँ, ख़ास करके जो उनके बच्चे होते हैं, जो यंग एज में स्कूल नहीं जा पाते, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, फिर उन्हें भी वही लाइफ फॉलो करना पड़ता है। तो वो मुझे काफ़ी अंदर से एक फीलिंग आई कि ये काफ़ी ख़राब चीज़ है जो हमारे देश में हो रही है। तो उसके ऊपर मैंने उसके थीम पे उस बुक को लिखी। ये बिल्कुल आपने एक सही चीज़ बोली कि जब आप थोड़ा करीब से देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि लोग तो हैं, बच्चों पे जो है इसका किस तरीके से एक अफेक्ट हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे आपके एक्सटेंड की बात करें कि अलग अलग आप काम कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली हर जो राइटर होता है ना, वो एक टाइम के बाद अपने लिए एक नीश सेलेक्ट कर लेता है कि अगर मैं पोएट्रीज़ पे काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पोएट्री कलेक्शंस लिखूँगा, या फिर शॉर्ट स्टोरीज़ है, या फिर एंटरटेनमेंट बेसिस पर मुझे लिखना है। क्या कल्याण आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि इवेंचुअली कोई ऐसा नीश एरिया जिसको आप अपनी राइटिंग में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपको अपनी राइटिंग जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्ट करनी हो, कोई ऐसा एरिया? अगर एक वैसा एरिया जो मुझे पसंद आए, मुझे काफ़ी पसंद आता है, तो वो है सोशल इश्यूज़। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे राज्य में भी सुपरस्टिशंस, और भारत में ही सुपरस्टिशंस को लेके काफ़ी मात्रा फैली हुई है। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो लोगों को उसको नज़र किया जाए, और मैं अपनी बुक के माध्यम से लोगों तक वो बात पहुँचाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग उसे पढ़ें और उनकी आंखें खुलें। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर कोई भी लोग उस बुक को पढ़ के अगर उस चीज़ को समझ पाते हैं और उनकी थिंकिंग में उससे चेंजेस आते हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सोशल इश्यूज़ पे बुक लिखूँ और लोग उसे पढ़ें और उससे सीखें। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई सुपरस्टिशंस एक हमारे चुनौती, खासकर झारखंड में विच हंटिंग एक बहुत बड़ी इशू है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है। हम आपकी थोड़े राइटिंग जो एक्सपीरियंस है या फिर आपका जो राइटिंग स्टाइल है ना, उस पर मैं वापस आना चाहूँगी। जब क्योंकि हर बार हम किसी भी क्षेत्र में होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हाँ, एक कुछ इंस्पिरेशन हमारे लिए रहा, या फिर अगर कोई एक्टर है तो किसी एक्टर ने उन्हें इंस्पायर किया। कई बार कोई राइटर्स होते हैं जिनके लिए कोई राइटर्स इंस्पिरेशन देते हैं। क्या आपके लिए कोई इंस्पिरेशन रहा कि कुछ ऐसे बुक्स या फिर कुछ ऐसे राइटर्स जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? मैं काफ़ी कम बुक्स पढ़ता हूँ, पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर रहे हैं जिनकी पुस्तकें मुझे काफ़ी पसंद आती है। तो मैंने उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ी थी और जो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी जैसे एक बड़ा राइटर बन सकूँ। तो वो एक बात है। और इंस्पिरेशन, देखिए, मुझे शुरू से ही अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, और जो सपोर्ट की मैंने बात की वो काफ़ी ज़रूरी थी, और जो मोटिवेशन मुझे मिला लोगों से और जो प्यार मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि लोग आपकी काम को पसंद करने लगे। तो उससे काफ़ी मदद मिली है मुझे। अच्छा, तो जैसे हमें कई बार, क्योंकि मुझे इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस में भी बोला जाता था ना कि आप जितना पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आप लिख पाओगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप बुक्स पढ़ते रहो, बहुत सारे अलग अलग जॉनरा के बुक्स पढ़ते रहो। पर आपने कहा कि आप उतना रीडिंग नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या कुछ स्पेसिफिक रीज़न है? हाँ बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं उस राइटर के नज़रिए से सोचने लगता हूँ। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी क्रिएटिविटी मारूँ। हाँ, ज़रूरी है, बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप सीखते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद पढ़ता हूँ। पर मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ उस चीज़ को करने से, और वो मेरे फेवर पे काम कर रही है तो मैं अभी उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो मैं बहुत ही कम बुक्स पढ़ता हूँ। कहीं ना कहीं मैं आपके इस पॉइंट को समझ रही हूँ, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर राइटर की या फिर एक पर्टिकुलर स्टोरी से ज़्यादा जब आप उसको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप लिखने बैठिएगा तो वो स्टोरीज़ या फिर उनका स्टाइल आपको इन्फ्लुएंस कर देता है। बिल्कुल। मैं प्रोफेशनली लिखती हूँ, तो हमारे लिए ये चीज़ है ना कि आपको जॉब मिला है तो आप लिख रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा पॉइंट आता है ना जब आप एक टाइम बैठे और फिर आपने एक ही बार में सब कुछ, वो आपका फ्लो है, आपके पास वर्ड्स हैं, आप क्रिएटिविटी आपकी हाइट पर है और आपने लिख दिया। फिर कुछ ऐसे डेज होते हैं जब आप बैठे हो और आप लिख रहे हो लेकिन वो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आप चाह कर भी जो आपकी एंड रिजल्ट जो आपने सोच कर रखा है ना वो आपसे हो नहीं पा रही है। और ये काफ़ी एक फ्रस्ट्रेटिंग सा फेज़ रहता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप राइटर हो, आप कॉन्स्टेंटली लिखते हो, अलग अलग जॉनरा पे लिख रहे हो आप।
तो आपके लिए वैसा फेज होता है जब ऐसा पीरियड आ गया जब आपको लिखना है, डेडलाइन भी है, लेकिन उस तरीके की आप क्रिएटिविटी काम नहीं कर रही है, और अगर होता है तो उस फ्रस्ट्रेशन से फिर कैसे डील करते हो आप? और फ्रस्ट्रेशन सारे चीज़ों में बहुत हो जाता है कभी कभी। जैसे कि आपने कहा कि काम करते करते उस चीज़ को मैनेज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और स्टडीज़ के साथ काम को मैनेज करना वो अपने में खुद एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशंस होती है, पर उस चीज़ को मैंने बहुत जल्दी सीखा है। अर्ली डेज़ में मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया था इस चीज़ को लेके, पर मैंने अब उसे काफ़ी ज़्यादा सीख लिया और मैं मैनेज कर लेता हूँ एक एक्सटेंट तक, बहुत हद तक मैं उसे मैनेज कर लेता हूँ। और पर मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे और अच्छे से मैनेज कर सकूँ, टाइम पीरियड को और अच्छे से मैनेज कर सकूँ, और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हूँ, क्योंकि एट द एंड वो आपके काम पे रिफ्लेक्ट कर जाता है और आप नहीं चाहते कि आपके फ्रस्ट्रेशंस के वजह से आपका काम ख़राब हो। बिल्कुल। तो उस चीज़ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने उस चीज़ को समझ लिया और काफ़ी हद तक मैंने उसे संभाल भी लिया है। अभी के उम्र में खासकर ऐसे भी इन जनरल भी मुझे लगता है कि हमारे साथ एक सबसे बड़ी चुनौती होती है टाइम मैनेजमेंट, है ना? जी। खासकर अगर मैं आपकी बात करूँ कल्याण, आप 12th में हैं, है ना? आप साइंस स्ट्रीम से आपकी पढ़ाई है यहाँ पर, तो आपके पास एक एजुकेशन भी है। अभी वो बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, तो वो अलग आप खुद का भी प्रेशर है और अलग अगल बगल से भी प्रेशर रहता है कि बोर्ड्स देना है यहाँ पर, और आप क्योंकि फुल टाइम आप राइटिंग भी करते हो, आप कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर आप एक टाइम पर काम कर रहे होते हो, तो फिर आपको फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, आपको फैमिली को भी टाइम देना है। ये सब कुछ किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव है, और उस चीज़ को जैसे मैंने कहा, मुझे अर्ली डेज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी क्योंकि मैं स्टडीज़ और अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहा था, और उस रीज़न से मैंने बहुत बार गिव अप किया। क्योंकि जब मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम थे 10th के, तो मेरे मार्क्स कम आने स्टार्ट हो गए थे, और एक वो जो एडिशनल प्रेशर होता है ना कि टीचर्स बोल रहे हैं कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि मैंने अपने काम को करना ही बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर मैंने उस चीज़ को सीखा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, सबको लेके कैसे चलना है। तो उस चीज़ से मैंने सीख के मैंने फिर उसे अपने डेली लाइफ में उतारा, और अब मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ को मैनेज कर पाता हूँ। तो वो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा है मेरे लिए पूरे जर्नी में, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ अपने ऊपर। बिल्कुल। अगर अभी बीते 2-3 साल की आपकी मैं जर्नी देखूं, 5 साल लेके चले, अगर क्लास 8 से हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक ये भी अंडरस्टैंडिंग है मेरी कि बहुत कुछ आपने खुद से फिगर आउट किया, है ना? कि लिखना आपने खुद से स्टार्ट किया, वैसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था। उसके बाद आपकी डिसीजन थी कि अब मुझे इसे पब्लिश करवाना है, उसके लिए भी आपने खुद एफर्ट्स लगाए। स्टार्टिंग में आपने किसी से कहा भी नहीं कि आप लिख रहे हो या फिर आपको उसको पब्लिश करवाना है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन भी रही वो आपकी खुद की रही, है ना? पूरा एक पीरियड रहा जिसमें काफ़ी कम उम्र से ही आपने हर चीज़ खुद से फेस किया। अभी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि अभी आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पर आपको राज्य तो चलो, देश विदेश से लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, है ना? आपकी जो बुक्स हैं उसके लिए काफ़ी ऐसे राइटर्स हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या लगता है ये सब वर्थ इट रहा? अभी के वक्त कैसी फीलिंग है आपकी? अभी के वक्त जो फीलिंग है वो उसे बयान नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि जब आपको प्यार मिलता है तो सब चीज़ बहुत अच्छा लगने लगता है। पर हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जो स्ट्रगल रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैंने हार्ड डेज देखे हैं और उस चीज़ ने मुझे एक्चुअली बहुत मजबूत किया, उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और अभी जैसे लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत आसानी से हो गई, चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई, पर वो बिल्कुल भी वैसा चीज़ नहीं थी। मुझे काफ़ी उसके ऊपर काम करना पड़ा। फेलियर्स रहे, मैं बार बार फेल होता रहा, पब्लिकेशंस नहीं मिल रहे थे, काम को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, तो वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ भी रहा। पर अभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, तो वो अच्छा लगता है लोगों का अप्रिशिएशन सुनना। पर मैं उस चीज़ के ऊपर अभी भी मैं उसी थिंकिंग में रहता हूँ कि जो मैंने शुरू में जो फेस किया है, और जो मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ से गुजरा हूँ, क्योंकि वो मैं लोगों को बता नहीं सकता कि मैं क्या चीज़ मेरे अंदर क्या चीज़ बीती है। तो वो काफ़ी एक अच्छा फेज़ रहा, वो लर्निंग फेज़ रहा, और अगर आप वो चीज़ों से सीखते हैं तो आप ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और काफ़ी आगे आप आ चुके हो अभी कल्याण।
इस वक्त अगर, क्योंकि मुझे लगता है खासकर टीनेजर्स एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर हम काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, काफ़ी कुछ हमें खुद से फिगर आउट करना होता है, काफ़ी चेंजेस हमें एक काफ़ी शॉर्ट पीरियड में देखना होता है। जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, खासकर जो टीन एज में हैं, जो बोर्ड्स है या फिर इस टाइम पीरियड में हैं, जिनकी लाइफ में उनको कुछ करना है लेकिन इंस्पिरेशन की थोड़ी कमी है या फिर सेल्फ बिलीव की थोड़ी कमी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैं अपने आप को उस मुकाम पे नहीं मानता हूँ मैं मैसेज दे सकूँ, पर अगर कोई मैसेज मैं देना चाहूँगा तो वो ये रहेगा कि आ, आप अपने जो ड्रीम्स हैं, अगर मान लीजिए आप कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं पढ़ाई के अलावा भी, तो उस चीज़ को फॉलो करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो चीज़ कर नहीं सकते हैं। उस चीज़ से घबराए मत। अर्ली फेलियर से ना घबराए कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो टीनेजर्स में उतनी ज़्यादा मैं देखता हूँ कि मैच्योरिटी नहीं है कि बहुत से लोगों में है। तो बहुत से लोगों में ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ और वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो मैं वो नहीं चाहता कि जल्दी गिव अप करें। ट्राई करते रहें, रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने भी बहुत ट्राई किया, मुझे भी एंड्स में रिजल्ट मिले। अल्टीमेटली आपको भी रिजल्ट मिला, बिल्कुल। ये भी मैं एग्री करूंगी कि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हम कहते भी हैं कि बहुत फिकल माइंडेड है, आज इन्हें ये करने का मन है, कल उन्हें वो करने का मन है, लेकिन वाकई मुझे लगता है आपकी जो जर्नी रही है कल्याण, वो जितने भी हमारे दर्शक हैं और जिस भी उम्र के वर्ग के दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भरा रहा हो, और काफ़ी इंस्पिरेशन भरा रहा है। मैं खुद आपको जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं इस उम्र में मैं कहाँ थी। इतने कम उम्र में इतना नाम कमाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप और आगे का रास्ता आपको और भी लंबा है और मैं चाहूँगी कि जितनी सक्सेस मिली है उससे ज़्यादा आपको आगे सक्सेस मिले। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।